नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी में 61 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान की। ओडिशा में बीजेपी को मिली बड़ी हार की। जानेंगे यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार में कहां किस दिग्गज ने दिखाया दम। छुट्टा पशुओं पर योगी सरकार के दावे से बीजेपी की बढ़ती परेशानी की। बात करेंगे योगी राज में कर्जदार बने यूपी की। कश्मीर चुनावों को लेकर फारूक अब्दुल्ला की बीजेपी को चुनौती की। और बुलेटिन के आखिर में बात डिजिटल प्रचार में बीजेपी पर भारी पड़े विरोधी दलों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुंबई में हुआ ब्लैकआउट। मायानगरी में कई हिस्सों में करीब 1 घंटे तक छाया रहा अंधेरा। बिजली नहीं होने से लोकल ट्रेनों पर लगा ब्रेक। आज महीने के आखिरी रविवार को पीएम ने की मन की बात। कहा चोरी हुई मूर्तियों को वापस लाना हमारा दायित्व। देशवासियों को दी होली की शुभकामना। कहा स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल कर मनाएं पर्व। भर्ती प्रक्रिया को किसी भी चरण में नहीं दी जा सकती चुनौती। 23 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देने से किया इनकार। कोर्ट ने कहा शिकायत भले ही वास्तविक हो लेकिन समय पर दायर की जाए याचिका। अमेरिका ने किया बड़ा ऐलान। 31 दिसंबर तक भारत में वीजा आवेदकों को साक्षात्कार की अनिवार्यता से दी छूट। अमेरिका के राजनयिक ने दी ये जानकारी। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी में आज 5वें चरण में 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। वोटिंग को लेकर पहले से ही चिंता जाहिर की जा रही थी, क्योंकि इस बार मतदान उन सीटों पर हो रहा था जहां बाहुबलियों का दबदबा रहा है। सुबह से ही कई स्थानों पर दो पार्टियों के बीच टकराव की खबरें भी मिलती रही। कुंडा, इलाहाबाद और अमेठी कई स्थानों पर बलवा हुआ। इसके अलावा अधिकांश जगह मतदान शांतिपूर्ण रहा। तो कहां कितना पड़ा वोट, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में आज सुबह 7 बजे 5वें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग शुरू हुई। मतदान शुरू होते ही पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। शाम 6 बजे तक करीब 56% वोटिंग हुई। इसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि कई स्थानों पर मतदाताओं की लाइनें लगी हुई थी। मतदान के दौरान प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से एसपी उम्मीदवार गुलशन यादव ने राजा भैया समर्थकों पर उनकी गाड़ी को निशाना बनाए जाने के आरोप लगाए हैं। गुलशन यादव की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ भी हुई। सपा समर्थकों ने राजा भैया समर्थकों पर 1 दर्जन बूथ पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया है। कुंडा में हुए बवाल को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि शीशे तोड़ने से हौसले नहीं तोड़े जा सकते। कुंडा अब गुलशन से ही गुलशन होगा। राजा की गुंडागर्दी बंद होगी। कुंडा में माइक्रो ऑब्जर्वर की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। तनाव को देखते हुए कुंडा में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। दूसरी ओर अमेठी में भी हंगामे की खबरें हैं। अमेठी के धोरहरा गांव में बूथ पर सीआरपीएफ जवान के साथ भी टकराव की खबरें हैं। प्रयागराज में कई स्थानों पर बीजेपी और सपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, लेकिन सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभाल लिया। शाम तक सबसे ज्यादा मतदान चित्रकूट में हुआ है। यहाँ करीब 63% मतदान हुआ है। इसके अलावा अयोध्या में 60%, अमेठी में 55%, कौशाम्बी में 59%, गोंडा में 57%, प्रयागराज में 53% वोटिंग हुई। इसके अलावा बहराइच में 58%, बाराबंकी में 57%, सुल्तानपुर में 57%, रायबरेली में 59%, श्रावस्ती में 60% मतदान हुआ। प्रतापगढ़ में सबसे कम 52% वोटिंग की खबर है। यूपी में 5 चरणों का मतदान पूरा हो गया है। मतदान के बाद सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल एसपी दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। जीत किसे मिलेगी ये तो 10 मार्च को पता चल सकेगा। लेकिन आज ओडिशा के परिणाम जरूर सामने आ गए हैं। इन परिणामों ने बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ा दी है। ओडिशा में पंचायत चुनावों की मतगणना चल रही है और अब तक जो परिणाम घोषित हुए हैं उसमें किसके हिस्से आई कितनी सीटें, देखिए ये रिपोर्ट। ओडिशा में पंचायत चुनावों के परिणाम घोषित हो गए हैं और बीजेपी को एक और चुनावों में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। राज्य में कमजोर पड़ी कांग्रेस और बीजेपी के बीच दूसरे स्थान को लेकर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जबकि सत्ताधारी बीजेडी ने सभी जिलों में स्वीप कर दिया है। राज्य में जिला पंचायत सदस्यों की 851 सीटों पर हुए मतदान में से 709 सीटों के परिणाम सामने आ गए हैं, जिसमें राज्य की सत्ताधारी बीजू जनता दल को सबसे ज्यादा यानी 620 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी को सिर्फ 46 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस 33 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। अन्य के हिस्से में 10 सीटें आई हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा सीटों पर बीजेडी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। चुनावों में सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ है। 2007 में बीजेपी को इनमें से 306 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 5 साल बाद ही पार्टी 50 के आंकड़े तक भी मुश्किल से पहुंचती दिख रही है। 2017 में बीजेपी ने पश्चिमी ओडिशा में अपना दबदबा बना लिया था, लेकिन इस बार बीजेपी पूरे राज्य में ही हारती दिख रही है। बीजेडी ने आधा दर्जन
से ज्यादा जिलों में क्लीन स्वीप कर दिया है। मयूरगंज और कालाहांडी में भी बीजेपी अपने गढ़ में ही बुरी तरह से हार गई है। 2017 में मयूरभंज में बीजेपी को 49 और कालाहांडी में 33 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार यहां बीजेपी 5 सीटों के अंदर ही सिमटती दिख रही है। बीजेडी की इस जीत को राज्य सरकार की लोक लुभावन योजनाओं की जीत माना जा रहा है। राज्य की नवीन पटनायक सरकार ने लगभग 3 करोड़ बीपीएल परिवार के लाभार्थियों को 1 रुपए किलो चावल और स्मार्ट हेल्थ कार्ड जैसी योजनाएं लागू की हैं, जिसे चुनावों में गेम चेंजर बताया जा रहा है। ओडिशा में बीजेपी की जमीन खिसक गई है। अपने गढ़ में भी पार्टी खाता खोलने को तरस गई है। इसका असर यूपी पर भी पड़ सकता है। जहां बीजेपी की सत्ता दांव पर लगी हुई है, यूपी में 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अब 6वें की बारी है। 6वें दौर में 3 मार्च को वोटिंग होनी है, जिसके लिए सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। तो आज कहां किस दिग्गज ने दिखाई ताकत, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रंग अब पूरी तरह बदल चुका है। यूपी का चुनाव पश्चिमी यूपी और अवध से होता हुआ पूर्वांचल की दहलीज तक पहुंच चुका है। पूर्वांचल में जिसकी जीत होगी, सत्ता उसके हाथ में होगी। इसलिए तमाम राजनीतिक दल पूर्वांचल को साधने में जुटे हुए थे। पूर्वांचल में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में है। योगी के गढ़ से अखिलेश यादव ने जोरदार हुंकार भरते हुए योगी को अपने घर नहीं बल्कि जेल भेजने की बात की। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ के ऊपर दर्ज मामलों को दोबारा से खोला जाए तो योगी आदित्यनाथ की जगह हवालात में होगी, ना कि किसी मठ में। बीजेपी सरकार जनता को बेवकूफ बनाने का काम करती है। मोदी सरकार ने जनता को लूटने का काम किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने नोटबंदी के समय कहा था कि नोटबंदी से लोगों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, लेकिन नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, आज तक ये सरकार बता नहीं पाई। तो जहां ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जनता को लूटा है, तो वहीं पीएम मोदी ने अखिलेश पर कबीरदास के दोहे से तंज कसा है। मोदी ने कहा कि घोर परिवारवादियों का एक ही मंत्र है, पैसा परिवार की तिजोरी में, कानून जेब में और जनता उनके पैरों में। ये उत्तर प्रदेश और देश को ताकतवर नहीं होने देंगे। कबीर ने परिवार वालों के लिए कहा था कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, और गरीब की इसी हाय ने 2014 में इन्हें झटक दिया, 2017 में पटक दिया और 2019 में साफ कर दिया, और अब 2022 में तो इन्हें अपनी ही सीट बचाने के लाले पड़ गए हैं। पीएम मोदी ने तो 2017 की तरह ही इस बार फिर अखिलेश यादव को हराने का दावा किया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सपा और बसपा का सूपड़ा साफ करने की बात कह रहे हैं। अमित शाह ने आज बलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि 4 चरणों में चुनाव में सपा और बसपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। पूरा पूर्वांचल मच्छर और माफिया से मुसीबत में था। सपा और बसपा ने 70 के दशक में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन उन्होंने गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को हटाना शुरू कर दिया। उन्होंने संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले अपराधियों के मामलों को वापस ले लिया है। वो सत्ता में आने पर माफियाओं के साथ भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को मच्छरों से छुटकारा दिलाया और योगी जी ने उन्हें माफिया से छुटकारा दिलाया। यूपी में बचे हुए दोनों चरण में जहां मतदान है, वो सभी सीटें पूर्वांचल की हैं। जहां महंगाई, बेरोजगारी के अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है छुट्टा जानवरों का। पीएम मोदी भी छुट्टा जानवरों की समस्या को लेकर अब चिंता जताते दिख रहे हैं, लेकिन यूपी की योगी सरकार तो इसे मुद्दा ही नहीं मान रही। यूपी सरकार ने जो दावा किया है उसे लेकर बीजेपी ही मुश्किल में फंसती दिख रही है। यूपी की सड़कों पर काफी कम आवारा पशु हैं। 5वें चरण की वोटिंग से पहले बोली यूपी सरकार, यूपी में नहीं है छुट्टा पशुओं की कोई समस्या। लेकिन क्या हकीकत में छुट्टा जानवर यूपी की कोई समस्या नहीं है? दरअसल पिछले हफ्ते एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया था कि अगर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता बरकरार रहती है तो ये समस्या हल हो जाएगी। पीएम मोदी ने कहा था, आवारा पशुओं के कारण आप लोगों को जो परेशानी हो रही है उससे निपटने के लिए 10 मार्च के बाद एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग ने दावा किया है, पशु संरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार ने बेहतरीन काम किया है, जिसके कारण राज्य में लंबित छुट्टा पशुओं की समस्या का समाधान कर दिया गया है। बहुत ही कम छुट्टा पशु सड़क और खेतों में इधर उधर नहीं भटक रहे हैं। योगी सरकार का ये बयान राज्य में 5वें चरण की वोटिंग के वक्त आया है, जिससे साफ हो गया है कि अगर यूपी में बीजेपी को जीत मिलती है तो छुट्टा पशुओं को लेकर जो नीति अभी तक चली आ रही थी उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने भले ही दावा किया हो कि 10 मार्च के बाद इस समस्या का समाधान होगा, लेकिन राज्य सरकार इसे समस्या ही मानने को तैयार नहीं है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में छुट्टा पशु बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। एक बार तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी छुट्टा पशुओं को समस्या बता दिया था, लेकिन अब उनकी सरकार पूरी तरह से पलटती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में आवारा मवेशी किसानों के लिए खतरा बने हुए हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां वो खेतों में घुसकर फसलों को नष्ट कर देते हैं। इस समस्या की वजह से किसान अपने खेतों को कंटीले तारों से घेरने और अपनी फसलों की रक्षा के लिए रातों की नींद हराम करने के लिए मजबूर हैं।
छुट्टा जानवरों से किसान मुश्किल में हैं और बीजेपी इसे मुद्दा ही नहीं मान रही है। इसका असर 2 चरणों के मतदान पर दिख सकता है। वैसे योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल का असर भविष्य में जो भी शासन में आएगा उस पर दिखेगा, क्योंकि 5 साल में यूपी पर इतना कर्जा लाद दिया गया है जिसे चुकाना आसान नहीं दिख रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने बेरोजगारी और गरीबी के आंकड़े सामने रखते हुए यूपी की बीजेपी सरकार को घेरा है। शिक्षा, स्वास्थ्य सहित उत्तर प्रदेश बदहाली के कगार पर है, ये कहना है चिदम्बरम का। चिदम्बरम ने कहा कि यूपी पर 6,62,091 करोड़ का कर्ज है, जिसमें से 40% योगी सरकार की देन है। चिदम्बरम ने कहा कि जीडीपी 2017 में 11.4% थी, जो अब घटकर -6.4% हो गया है और प्रति व्यक्ति आय भी राष्ट्रीय आय की आधी रह गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि योगी सरकार में प्रति व्यक्ति आय 1.9% घट गई है और यूपी पर 6,62,091 करोड़ का कर्ज है, जिसमें से 40% मौजूदा सरकार की देन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाते हुए चिदम्बरम ने कहा कि यूपी बड़ी आबादी वाला राज्य है और देश में सबसे मेहनतकाश लोग यहाँ पाए जाते हैं। इस बार यूपी में कांग्रेस अकेले अपने दम पर 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। प्रियंका गांधी ने इस बार के चुनावों में महिलाओं को 40% टिकट देकर मौजूदा राजनीति को बदलने की कोशिश की है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देकर प्रियंका ने पूरे देश में एक नया आयाम जोड़ा है। इससे पूरे देश की राजनीति एक तरह से करवट बदलती हुई नजर आ रही है। प्रियंका जिस तरह से यूपी में प्रचार कर रही है, उसकी भी पी चिदम्बरम ने तारीफ की है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए चिदम्बरम ने सीएम योगी की नीतियों से लेकर कार्यप्रणाली को लेकर कटघरे में खड़ा किया। चिदम्बरम ने कहा कि नीति आयोग का जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक का आंकड़ा आता है, वो दिखाता है कि यूपी में 37.9% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। उन्होंने कहा कि 12 जिलों में यह आंकड़ा 50% से अधिक है और इनमें से 3 जिलों श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर में ये 70% से ज्यादा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान नई पीढ़ी को हो रहा है, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि 2,77,000 शिक्षकों की कमी जिस राज्य में हो, वहाँ शिक्षा का स्तर कैसा हो सकता है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में बदहाली की तस्वीर पेश करते हुए यूपी के मतदाताओं से सवाल किया, क्या सोचकर आप वोट दे रहे हैं? क्या जब आप अपने मतदान के लिए जाते हैं तो आपके सामने ये आंकड़े होते हैं? इन्हें देखकर आप किसे वोट देंगे? योगी राज में कोई और काम भले ही ना हुआ हो, लेकिन यूपी को कर्जदार बनाने का काम जरूर किया गया। कर्जा 40% बढ़ गया, लेकिन बीजेपी का ध्यान कर्ज की जगह चुनावों पर ही लगा हुआ है। यूपी के बाद जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। बीजेपी जम्मू कश्मीर की सत्ता कब्जाने की कोशिश में है, लेकिन उसकी ये रणनीति कारगर होती नहीं दिख रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी की रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। जम्मू कश्मीर में लंबे समय से परिसीमन प्रक्रिया का इंतजार हो रहा था और अब परिसीमन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में चल रही है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाई जा रही हैं, जिनमें से 6 सीटें जम्मू में और 1 सीट कश्मीर में बढ़ाई जा रही है। परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। इसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे उनकी पार्टी लड़ेगी, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश में चल रही परिसीमन की प्रक्रिया का विरोध जारी रखेंगे। अब्दुल्ला ने इसे लेकर जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की 5 पार्टियों के गुपकार गठबंधन की अपने आवास पर बैठक बुलाई थी, जिसमें परिसीमन आयोग की मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी। अब्दुल्ला यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, हम इससे भागेंगे नहीं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है और इसका लक्ष्य केंद्र द्वारा वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने के फैसले की वैधता को साबित करना है। इतना ही नहीं, पीएजीडी के अध्यक्ष अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा को उम्मीद है कि वो परिसीमन के बाद विधानसभा की अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इसके अलावा उन्होंने सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग की इस वक्त क्या जरूरत थी, जब वर्ष 2026 में ये प्रक्रिया पूरे देश में होनी है। जम्मू कश्मीर को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? अब फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को कड़ी चुनौती तो दे डाली है। ऐसे में इन आरोपों पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना दिलचस्प होगा।
और बुलेटिन के आखिर में बात डिजिटल चुनाव प्रचार की। कोरोना काल के चलते डिजिटल प्रचार को बढ़ावा मिल गया है। चुनाव आयोग ने भी शुरुआत में डिजिटल प्रचार करने के निर्देश दिए थे। हालांकि धीरे धीरे चुनाव प्रचार में छूट दे दी गई, लेकिन पार्टियों का जोर अभी भी डिजिटल माध्यम पर बना हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश सभी दल कर रहे हैं। इसके लिए पार्टियों ने काफी खर्चा भी किया। तो किस दल ने कितना किया खर्च, देखेंगे रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इस बार डिजिटल मोर्चे पर भी धुआंधार प्रचार दिख रहा है और सभी दल इसमें आगे निकलने की होड़ करते दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 2014 के आम चुनाव से ही युवाओं को लुभाने पर पूरी ताकत झोंकने वाली बीजेपी ने इस बार भी फेसबुक के डिजिटल मंच से नई पीढ़ी पर फोकस करने में अब तक करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश फेज के जरिए भाजपा अब तक 4 करोड़ 47 लाख रुपए 2744 विज्ञापनों पर खर्च कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की उम्मीदों के साथ ही यूपी में प्रियंका गांधी के रूप में महिला चेहरे को आगे रखकर विशेष अभियान का ध्यान केंद्रित रखकर करोड़ों रुपए खर्च किए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में डिजिटल कैंपेन पर भारी खर्च किया है। वहीं बात करें कांग्रेस पंजाब की, तो आपको बता दें कांग्रेस ने राज्य में 1 करोड़ 23 लाख रुपए 2045 विज्ञापनों पर खर्च किए हैं। कांग्रेस का कुल डिजिटल प्रचार अब तक 3 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। बीजेपी का यूपी पर ज्यादा जोर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक फेसबुक पेज के जरिए भी करीब 20 लाख रुपए इस दौरान खर्च किए गए हैं। बीजेपी गोवा में 10,37,000, बीजेपी उत्तराखंड 9,49,000, बीजेपी पंजाब 7,37,000, बीजेपी मणिपुर ने 6,38,000 रुपए खर्च किए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी डिजिटल प्रचार पर काफी खर्च किया। सपा ने अब तक 77,59,000 रुपए 186 विज्ञापनों पर खर्च किए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के पेज से 13,83,000 रुपए विज्ञापन पर खर्च हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 1 करोड़ 11 लाख रुपए 49 विज्ञापनों पर खर्च किए। आम आदमी पार्टी गोवा में भी 38,12,000 रुपए का खर्च कर मतदाताओं को लुभाया। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में भी 22 लाख रुपए डिजिटल चुनावी विज्ञापनों पर लगाए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने भी गोवा में 22 लाख रुपए डिजिटल कैंपेन में खर्च किए। उत्तराखंड में भी आपकी डिजिटल धमक रही। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में ही 21 लाख, कांग्रेस ने टीम कांग्रेस उत्तराखंड और इंडियन नेशनल कांग्रेस उत्तराखंड के जरिए करीब 28 लाख रुपए। वहीं बीजेपी का ऑनलाइन प्रचार खर्च 10 लाख रुपए से कम रहा। इसके अलावा भी काफी खर्च किया गया, यानी प्रचार में सभी दलों ने अपनी ताकत तो झोंक दी, लेकिन अब देखना होगा कि किसका प्रचार कितना फायदेमंद साबित होता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।